नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के बाद ये इलेक्शन पूरी तरह से सभी पार्टियों के लिए खुल गया है। जहां शुरुआत में ऐसे दावे किए जा रहे थे कि ये एक तरफा इलेक्शन होगा, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन क्लीन स्वीप करने जा रहा है, अब की बार 400 पार, उत्तर प्रदेश में 80 में 80। वहीं अब ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है कि इंडिया गठबंधन फिलहाल भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। प्रथम चरण में इंडिया गठबंधन ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसका असर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताजा बयानों में देखा जा सकता है, जिसमें वो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। वो भी बहुत ही गंदे तरीके से उन्होंने मुसलमानों के बारे में बहुत सी अशोभनीय बातें कही हैं, जिसकी इजाजत भारत का संविधान हरगिज नहीं देता है। यहां तक कहा गया है कि हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, आदिवासियों की चांदी छीन ली जाएगी। तो इस किस्म की बातें अब यहां पर होने लगी हैं, जिससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी में घबराहट का माहौल है। अब हम बात करेंगे दूसरे चरण के चुनाव के बारे में, जो कि 26 अप्रैल को होना है और उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में 8 लोकसभा सीटें दांव पर लगी हैं। ये चुनाव यानी जो दूसरे चरण का चुनाव है, ये इंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सीटें हैं अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा। महत्वपूर्ण इसलिए है इंडिया गठबंधन के लिए क्योंकि इन 8 में से 7 सीटों पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। प्रथम चरण में इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से भारी पड़ा है, लेकिन अगर दूसरे चरण में भी यहां पर भारी पड़ता है तो ऐसे में फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर काफी बढ़त थी पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए। 2019 में 7 सीटें, 8 में 7 सीटें बहुत होती हैं, लेकिन पिछले चुनाव में सिर्फ अमरोहा में इंडिया गठबंधन के सपा और बसपा के जो सम्मिलित प्रत्याशी थे दानिश अली, वो ही चुनाव जीत पाए थे। बाकी सभी सीटों पर हार हो गई थी। इस बार यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय है, क्योंकि पिछली बार सपा बसपा एक साथ थे, लेकिन इस बार अलग हो गए हैं। तो यहां पर सपा बसपा अलग है, सपा और कांग्रेस एक साथ इंडिया गठबंधन में है और भाजपा के बीच मुकाबला है। ये एक त्रिकोणीय मुकाबला है। राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी का भविष्य भी अब दांव पर लगा हुआ है और इसी चरण में स्पष्ट होगा कि जयंत चौधरी, उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो गठबंधन है उसका क्या भविष्य है, उसमें क्या आगे होने वाला है। तो आइए चलिए हम बात करते हैं इन सभी सीटों के बारे में एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे अमरोहा लोकसभा सीट के बारे में कि यहाँ पर कौन जीतने जा रहा है। तो अमरोहा, जैसा मैंने आपको बताया कि ये इकलौती सीट है जहां पर भाजपा हारी थी। दानिश अली कांग्रेस के टिकट पर यहां पर मैदान में है, जबकि ये सपा बसपा के सम्मिलित प्रत्याशी थे जब लोकसभा चुनाव जीते थे। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर कंवर सिंह तंवर को मैदान में उतारा है, वहीं बसपा ने माजिद हुसैन को मैदान में उतार दिया है। माजिद हुसैन के मैदान में आने से यहां पर दानिश अली के लिए थोड़ी सी समस्याएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि मुस्लिम मतों का बिखराव होने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ इसी मामले को अच्छी तरीके से हैंडल करने के लिए बसपा के दानिश अली, पहले बसपा के सांसद थे, अब कांग्रेस में हैं, तो इन्होंने कहा है, इन्होंने बसपा पर आरोप लगाया है कि बसपा और भाजपा मिले हुए हैं, बसपा भाजपा को जिताने का प्रयास कर रही है। तो ऐसे में, और जैसा कि मैंने रुझान भी देखा है यहाँ पर अपनी वोटिंग के माध्यम से, कि मुस्लिम समाज जो है वो इस बार ज़्यादातर इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट दे रहा है, क्योंकि मानना है कि ये असल में त्रिकोणीय नहीं बल्कि 2 ध्रुवीय चुनाव है, जिसमें एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए यानी भाजपा है। तो ऐसे में अगर ऐसा होता है, मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण नहीं होता है, तब अमरोहा में निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन भारी पड़ सकता है। अगली सीट है मेरठ, जहां पर भाजपा ने रामायण के राम अरुण गोविल को टिकट देकर इसे एक हाई प्रोफाइल सीट बना दिया है। लेकिन 2019 में सिर्फ 5000 वोट से यहां पर भाजपा को जीत मिली थी, जब राजेंद्र अग्रवाल चुनाव जीते थे भाजपा के टिकट पर। इस बार उनका टिकट कट गया है।
जिसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। इस सीट पर 9 लाख दलित और मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है, यानी दलित और मुस्लिम किसके साथ जाते हैं, इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। सपा ने दलित प्रत्याशी सुनीता वर्मा को मैदान में उतारा है। यहाँ पर सपा की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसा उनका मानना है कि मुस्लिम उनके पक्ष में वोट देंगे। सुनीता वर्मा जो कि एक दलित प्रत्याशी हैं, इन्हें उतार कर दलितों का वोट भी साथ में आ जाएगा। और महिला कार्ड तो है ही, हालांकि ये मुझे इलेक्शन में मैदान पे ज़मीन पे बहुत प्रभावशाली नहीं लगता है, लेकिन फिर भी। वहीं बसपा ने देवव्रत त्यागी को मैदान में उतारा है। तो देवव्रत त्यागी जो है, ये त्यागी समाज असल में इस समय भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी की बातें चल रही हैं, क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज की, तो उसी का फायदा उठाने का प्रयास यहाँ पर बसपा ने किया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सुनीता वर्मा जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, वो अरुण गोविल पर यहाँ पर भारी पड़ सकती हैं। लेकिन ये बहुत कड़ा मुकाबला है, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मेरठ भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किला रहा है। अगली सीट है बागपत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि है और यहाँ पर राष्ट्रीय लोक दल ने डॉक्टर राजकुमार सांगवान को मैदान में उतारा है। हालांकि लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि कैसे जयंत चौधरी खुद नहीं उतर रहे हैं, बल्कि अपने पुराने सिपह सालार राजकुमार सांगवान को मैदान में उन्होंने उतार दिया है। वहीं इंडिया गठबंधन ने अमरपाल शर्मा को मैदान में उतारा है, जो कि साहिबाबाद से विधायक भी रह चुके हैं। बसपा ने यहां पर प्रवीण बंसल को टिकट दिया है। अब इस इलेक्शन का क्या रिजल्ट होता है, इस चुनाव का क्या रिजल्ट होता है बागपत के, इसी बात पर राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के गठबंधन का भविष्य निर्भर करता है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है दलित और मुस्लिम फैक्टर। इसके अलावा जाट और किसान फैक्टर। जाट और किसान नाराज ही हैं भारतीय जनता पार्टी से। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम तो भाजपा के समर्थन में कभी वोट देते नहीं हैं। अब इसी बात पर निर्भर है कि दलित किसके साथ जाएंगे। अगर बसपा यहाँ पर अच्छी लड़ाई लड़ेगी तो इसका भाजपा को फायदा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ चुनाव जीतने के लिए भाजपा को दलित वोटों की ज़रूरत है। तो अगली सीट है गाजियाबाद। बागपत के बारे में मैं स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकता, जैसा मैंने पहली अमरोहा और मेरठ के बारे में बताया था, लेकिन बागपत की सीट किसी भी तरफ जा सकती है। इसमें जयंत चौधरी कैसा प्रदर्शन करते हैं, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अगली सीट है गाजियाबाद, जहां पर भाजपा के वीके सिंह 2 बार से सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया है और अतुल गर्ग को भाजपा ने टिकट दिया है, जो कि गाजियाबाद शहर के विधायक भी हैं। वहीं कांग्रेस ने डॉली शर्मा को मैदान में उतारा है, जबकि बसपा ने नंद किशोर पुंडीर को यहां पर टिकट दिया है, जो कि क्षत्रिय नाराजगी का लाभ उठाने का एक प्रयास है। नंद किशोर पुंडीर क्षत्रिय समाज से आते हैं और यहाँ पर बसपा चाहती है कि जो क्षत्रिय भाजपा से नाराज हैं वो इन्हें वोट दे सकते हैं। तो गाजियाबाद की सीट में डॉली शर्मा अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा मेरा मानना है कि भाजपा को अपर एज है, भाजपा थोड़ा बेहतर स्थिति में है निश्चित रूप से कांग्रेस की तुलना में। अगली सीट है गौतम बुद्ध नगर, जिसे आमतौर पे हम नोएडा कहते हैं। यहाँ पर महेश शर्मा 2 बार सांसद रहे हैं और बीजेपी यहाँ पर जीत की हैट्रिक लगाने का प्रयास करेगी। महेश शर्मा तीसरी बार सांसद बनना चाहेंगे। वहीं सपा ने यहाँ पर डॉक्टर महेंद्र नागर को टिकट दिया है, जो कि गुर्जर समाज से आते हैं, और बसपा ने राजेंद्र सोलंकी को दिया है, जो कि क्षत्रिय समाज से आते हैं। देखिए, जो भी प्रत्याशी पहले से सांसद है उसके खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी होती है। इसके अलावा भाजपा की केंद्र में और प्रदेश में भी सरकार है पिछले काफ़ी समय से, जिसकी वजह से जनता नाराज़ हो जाती है या एक ही चीज़ों से, भाई देखिए जिससे आपको उम्मीद है तो आप निराश भी हो सकते हैं। एंटी इनकम्बेंसी की कीमत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने नया प्रत्याशी नहीं उतारा है। ये फैक्टर पूरे उत्तर प्रदेश में काम करने जा रहा है, एंटी इनकम्बेंसी वाला, और भाजपा चौंकाने वाले रूप में गौतम बुद्ध की सीट हार सकती है। ये आप नोट करिए, आप मुझे इलेक्शन के बाद बताइएगा, गौतम बुद्ध नगर भाजपा हारने जा रही है। अगली सीट है बुलंदशहर, जहां पर 2 मौजूदा सांसदों के बीच मुकाबला हो रहा है। पहले हैं बीजेपी के भोला सिंह, जो कि मौजूदा सांसद हैं, 2 बार से यहाँ पर चुने गए हैं। फिर एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा मुद्दा होगी यहाँ पर।
बीएसपी ने गिरीश चंद्र जाटव को जो है टिकट दिया है। ये भी सांसद हैं, नगीना के सांसद हैं। देखिए बसपा ने यहाँ पर समझदारी दिखाई कि गिरीश चंद्र जाटव जो कि नगीना के सांसद हैं, उन्हें नगीना से हटाया और बुलंदशहर में मैदान में उतार दिया। और कांग्रेस ने यहाँ पे शिवराम वाल्मीकि को उतारा है, लेकिन क्योंकि यहाँ की 35% मुस्लिम आबादी जो है वो इस बात की संभावना है कि वो इंडिया गठबंधन के भी पक्ष में जा सकती है और बसपा के पक्ष में भी जा सकती है, क्योंकि इस सीट पर बसपा मजबूत है। तो अगर बिखराव होता है तब तो फायदा मिलेगा बीजेपी को, नहीं तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के रास्ते बहुत ही मुश्किल हैं। अगली सीट है मथुरा। जी हाँ, ये कहने में मुझे कोई जो है मतलब निश्चित रूप से मैं आश्वस्त हूँ कि यहाँ पर भाजपा, हालांकि हेमा मालिनी की बहुत अच्छी जो है इमेज नहीं रही है, अच्छा प्रदर्शन उनका नहीं रहा है, वो अपने क्षेत्र में नहीं रहती हैं, लेकिन फिर भी इस बात की पर्याप्त संभावना है कि तीसरी बार वो यहाँ से चुनाव जीतने जा रही हैं। इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पर सभी पार्टियां अपनी ही पार्टी के विभीषणों से परेशान हैं। इसमें जहां हेमा मालिनी के लिए समस्या है भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच का जो गठबंधन है, तो भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल का ऊपर तो गठबंधन हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो लोकल नेता हैं वो एक दूसरे को अपने किसी भी कार्यक्रम की सूचना नहीं देते हैं, कोई भी कार्यक्रम में शामिल नहीं करते हैं और काफ़ी ज़्यादा विवाद बना हुआ है। तो भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच की दूरी का कीमत हेमा मालिनी को चुकानी पड़ सकती है। वहीं कांग्रेस के मुकेश धनगर जो हैं, इनके बारे में तो पार्टी के ही नेताओं ने कहा है कि ऐसे चिरकुट आदमी के लिए जो है हम उसकी सभा में नहीं जाएंगे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस में आपस में कितना ज़्यादा विवाद चल रहा है। बसपा के सुरेश सिंह यहाँ पर मैदान में हैं, लेकिन पहले बसपा ने यहाँ पर कमलाकांत उपमन्यु को टिकट दिया था जो कि ब्राह्मण समाज से आते थे, लेकिन उनका टिकट काटकर सुरेश सिंह को दिया गया, जिससे उपमन्यु और उनके समर्थक नाराज हैं। और इस बात की अच्छी संभावना है कि उपमन्यु और ब्राह्मण समाज जो है वो यहाँ पर बसपा से नाराज हो सकता है, जिसका फायदा हेमा मालिनी को मिलेगा। तो यहाँ पर सभी पार्टियां, जैसा मैंने आपको बताया, अपने ही साथियों से आपस में ही लड़ रही हैं, दूसरी पार्टी के कैंडिडेट से लड़ाई नहीं है, बल्कि अपनी ही पार्टी के जो विभीषण हैं उनसे लड़ाई है। और इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा ये इसी बात पर निर्भर रहेगा कि आंतरिक कलह से कौन ज़्यादा अच्छी तरीके से निपट पाता है। हालांकि मथुरा पर परंपरागत रूप से भाजपा मजबूत रही है। अगली सीट है अलीगढ़, जहां पर सतीश कुमार गौतम को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। ये ब्राह्मण समाज से आते हैं और जीत की हैट्रिक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं बसपा ने हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय को मैदान में उतारा है। इसके पहले बसपा ने गुफरान नूर को टिकट दिया था, जिसके पीछे वजह यह थी कि यहाँ पर करीब 3.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। लेकिन आखिरी समय में अपनी रणनीति को बदलते हुए बसपा ने हितेंद्र कुमार को टिकट दे दिया, जिसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है, क्योंकि गुफरान नूर के चुनाव लड़ने पर मुस्लिम मतों में बिखराव हो सकता था। इंडिया गठबंधन से चौधरी विजेंद्र सिंह को यहाँ पर टिकट दिया गया है, जो कि जाट समाज से आते हैं और पहले सांसद भी रह चुके हैं। यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि मुस्लिम 3.5 लाख हैं, वहीं ब्राह्मण लगभग 3 लाख हैं और जाट जो मतदाता हैं उनकी संख्या भी 2.25 लाख है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा मेरा मानना है कि अलीगढ़ लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन भारी पड़ने जा रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है? इन सीटों पर कौन जीतेगा? जो 8 सीटें हैं दूसरे चरण की, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।